गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से। बच्चों, ये वीडियो सेकेंड ईयर फिज़िकल के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये वीडियो में आपकी ये शिकायत बनी रहेगी कि मैंने हिंदी में नोट्स नहीं दिए। पर बच्चों, इसको मैं ये एक जनरल टॉपिक के बारे में वीडियो है। और आपका जो फेज रूल का चैप्टर है उसमें एक आपका एग्जाम्पल आ रहा है NaCl सिस्टम। वो मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में PDF डाली है। उससे पहले मैं आपको एक टॉपिक समझाना चाहती हूँ, और वो टॉपिक मैंने इंग्लिश की बुक से लिया है। वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। ये चीज़ आपको सिर्फ समझनी है, और हिंदी की बुक में NaCl सिस्टम में ही इसको समझाया हुआ है। इंग्लिश की बुक में NaCl सिस्टम से पहले इसको थोड़ा सा एक अलग टॉपिक के फॉर्म में समझाया गया है, तो मैंने वो PDF यहाँ पे ली है। बच्चों, ख़ास तौर से मैं आपको ये ग्राफ में डिफरेंस समझाने के लिए ले रही हूँ कि आपके पास 3 तरह के 2 कंपोनेंट सिस्टम आए हैं। पहला है यूटेक्टिक कम मिक्सचर वाले सिस्टम्स, दूसरा है कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग सिस्टम्स, और तीसरा है इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग सिस्टम्स। यूटेक्टिक सिस्टम सर्वांग मिश्रण गलनांक वाले मिश्रण, असर्वांग गलनांक वाले यौगिकों वाले मिश्रण। जब हम 2 कंपोनेंट्स लेते हैं तो वो 2 कंपोनेंट्स चाहे ठोस अवस्था में हो चाहे द्रव अवस्था में हो, अगर वो अपने 2 वक्र देते हैं और एक पॉइंट पे मिलते हैं जिसको हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं, और वहाँ पर वो जिस कंपोजिशन में लिक्विड में है उसी कंपोजिशन में वो सॉलिड में फ्रीज़ हो जाते हैं, या जिस कंपोजिशन में वो ठोस अवस्था में है उसी कंपोनेंट में गर्म करने पर उसी रूप में द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं और आपस में कोई यौगिक नहीं बनाते, तो उनको हम यूटेक्टिक मिक्सचर कहते हैं, यूटेक्टिक मिश्रण कहते हैं। कुछ कंपोनेंट्स 2 कंपोनेंट सिस्टम ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स, जिनके अवयव, चाहे वो धातु हों चाहे कोई अलग यौगिक हो, वो आपस में मिल करके द्रव अवस्था में एक नया यौगिक बना लेते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स के जो ग्राफ्स हैं फेज़ रूल डायग्राम के, वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं, और ऐसे 2 अवयव वाले तंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं। और ये 2 प्रकार हैं अपने पास सर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना और असर्वांग गलनांक रखने वाले यौगिकों को बनाने वाले अवयव। सर्वांग गलनांक जो है वो होता है, इससे तात्पर्य ये होता है कि वो एक स्थिर ताप, सर्वांग गलनांक एक ऐसा स्थिर ताप है जिस पर किन्हीं 2 अवयवों से बना हुआ स्थायी यौगिक पिघल जाता है, अर्थात वह ताप जिस पर उसी संघटन वाली ठोस व द्रव अवस्था एक दूसरे से साम्य में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। इससे पहले जिंक मैग्नीशियम सिस्टम में जो हमने ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ में यानी एक तरफ हमने जिंक रख दिया, एक तरफ मैग्नीशियम रख दिया, तो जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कर्व था, एक मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट, जिंक मैग्नीशियम के मेल्टिंग पॉइंट्स कर्व थे। जिंक मैग्नीशियम जिसमें जिंक ज़्यादा और मैग्नीशियम कम है, मैग्नीशियम जिंक जिसमें मैग्नीशियम ज़्यादा और जिंक कम है। 2 कर्व्स आपको मिले, और बीच में एक पैराबोलिक कर्व मिला था, और उस पैराबोलिक कर्व के बीच वाले कर्व का जो पीक पॉइंट था, जो सब उच्चतम पॉइंट था, उस उच्चतम पॉइंट को हम कहते थे सर्वांग गलनांक। यानी उस उच्चतम पॉइंट पे जो टेम्परेचर है और जो कंपोजिशन है, उस टेम्परेचर पे सर्वांग गलनांक पर वो कंपोजिशन, चाहे वो 70-30 हो, 30-70 हो, 50-50 हो, 40-60 हो, जो भी प्रतिशत का संघटन हो, वो ठोस अवस्था में उस तापमान से ऊंचे द्रव अवस्था में रहेगा, और उस तापमान से नीचे ठोस अवस्था में रहेगा। प्रतिशत संघटन उसका वही रहेगा। वो यौगिक अगर Ab2 बना है तो वो गलित अवस्था में भी Ab2 है और ठोस अवस्था में भी Ab2 है। ये था सर्वांग गलनांक। असर्वांग गलनांक में
पहला कर्व मिला हमको लेफ़्ट साइड वाला, दूसरा कर्व मिला हमें राइट साइड वाला। पर जो तीसरा कर्व था, जो पैराबोला था, वो पैराबोला ना बन के आधा पैराबोला रह गया। वो पीक तो कहाँ मिलेगी हमें, क्योंकि वो कर्व नीचे नहीं आया, सीधे ऊपर चला गया। जैसे इसमें दिख रहा है आपको AC, CD और DB। अगर ये हमारा कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग सर्वांग गलनांक वाला होता तो CD के बाद D से फिर कर्व नीचे की ओर झुकता, कोई और पॉइंट E मिलता, फिर E जो कि D से नीचे होता और फिर E से वापस B की ओर जाता। पर ऐसा ना हो करके AC, CD और DB, D जो है वो CD जो है वो आधा पैराबोला बना है, पूरा पैराबोला नहीं बना। ये असर्वांग गलनांक बनाने वाले अवयवों के फेज रूल डायग्राम है। अब असर्वांग गलनांक वाले यौगिक क्या होते हैं, असर्वांग गलनांक क्या होता है वो समझिए। असर्वांग गलनांक से हमारा तात्पर्य होता है वो टेम्परेचर जिस पर किन्हीं दो अवयवों, यहाँ पे उदाहरण के लिए हमने A और B ले लिया, AB से बना हुआ यौगिक, कोई C यौगिक ले लिया, C2 अस्थाई होता है। यानी D पॉइंट पर जो हम इस ग्राफ में हमें AB2 यौगिक बना हुआ दिख रहा है, ये जो AB2 यौगिक है वो D पर अस्थाई होता है और ये अपनी निश्चित मेल्टिंग पॉइंट से पहले विघटित होकर एक दूसरे ठोस और दूसरे गलित में बदल जाता है। यानी C2 किसके इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसी नए ठोस C1 और सॉल्यूशन से। अब हम इसका उदाहरण पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड वाटर सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आप एक बार इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट जो है इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, हिंदी में आपको समझ में आया होगा। इन मैनी टू कंपोनेंट सिस्टम्स, कंपोनेंट्स फॉर्म अ कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। यानी बहुत सारे दो अवयव वाले, दो कंपोनेंट्स वाले जो तंत्र हैं वो एक यौगिक बनाते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, जिनका गलनांक असर्वांग होता है। ये जो हैं डिकम्पोज होते हैं इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग, यानी अपघटित हो जाते हैं गलने के बजाय। क्यों अपघटित होते हैं, एक नया ठोस बनाने के लिए और एक सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसमें अपना सॉलिड एक टेम्परेचर पर होता है जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से बहुत नीचे होता है। फिर से, ये असर्वांक गलनांक वाले जो टू कंपोनेंट सिस्टम्स हैं उसमें जो दो अवयव हैं वो आपस में मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सर्वांग न होकर के असर्वांग होता है, इनकॉन्ग्रुएंट होता है। ये जो नया कंपाउंड बनाते हैं वो कंपाउंड मेल्ट होने के बजाय डिकम्पोज होता है, अपघटित होता है। क्या बनाने के लिए अपघटित होता है, एक नया ठोस, एक नई ठोस प्रावस्था और एक विलयन। किसका विलयन, उस ठोस का विलयन, दोनों अवयवों का विलयन एट अ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर जो कि उस असर्वांग गलनांक वाले यौगिक के गलनांक बिंदु से नीचे होता है। इस तरह का जो नया यौगिक बनता है उसको हम कहते हैं कि उसका जो गलनांक है वो असर्वांग गलनांक है, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। डिकम्पोजिशन ऑफ दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज, इस यौगिक का जो अपघटन है उसको हम कहते हैं संक्रमण, ट्रांजिशन या मेरिटेक्टिक या पेरिटेक्टिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम दिखा सकते हैं, S1 ओरिजिनल सॉलिड है, वो जब असर्वांग गलनांक वाला यौगिक जब डिकम्पोज होता है वो बनता है S2 और सॉल्यूशन नए ठोस और विलयन में तब्दील होता है। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड मेरिटेक्टिक और पेरिटेक्टिक टेम्परेचर। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, असर्वांग गलनांक को हम और क्या कहते हैं, मेरिटेक्टिक या पेरिटेक्टिक टेम्परेचर। इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में तीन प्रावस्थाएं, दो सॉलिड और एक लिक्विड उपस्थित रहती हैं और इसको हम इसी वजह से, क्योंकि तीन प्रावस्थाएं हैं, साम्यावस्था में ये अचर तंत्र होता है, नॉन वेरिएंट सिस्टम होता है। और इस सिस्टम का, इस तरह के सिस्टम का फेज डायग्राम इस प्रकार दिखाया जाता है जिसमें A से C की ओर कर्व आता है, C से D की ओर जाता है, D के बाद
डी से डी तक आने के बाद ये फिर एक नया वक्र बनता है ऊपर की ओर जाते हुए बी तक पहुंचता है। बी जो है वो बी का गलनांक दिखाया है, ए का गलनांक दिखाया है, सी यूटेक्टिक पॉइंट है, डी जो है वो असर्वांक गलनांक है। ये वो बिंदु है जिस बिंदु पर जो यौगिक ए और बी से बना था वो डिकम्पोज हो जाएगा एक नए ठोस में और विलयन में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा असर्वांक गलनांक वाले फेज रूल डायग्राम्स किस प्रकार के होते हैं। तो पॉइंट डी, जैसा मैंने आपको बताया था, वो किस चीज़ को निरूपित कर रहा है? असर्वांक गलनांक को, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को। किसके लिए? जो यौगिक स्थायी यौगिक ए और बी से बना, हमने एक एग्जांपल लिया AB2। कर्व ए सी बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर फ्यूजन कर्व्स। जैसे नॉर्मल यूटेक्टिक मिक्सचर वाले सिस्टम में होते थे वैसे फ्यूजन कर्व्स हैं, ए सी ए के लिए और बी सी बी के लिए, बी डी बी के लिए। कंपोनेंट ए एंड लिक्विड्स हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं एसी कर्व पर, जबकि कंपोनेंट बी और लिक्विड इक्विलिब्रियम में होते हैं किस कर्व पर? BD कर्व पर। कर्व सी और डी वो फ्यूजन कर्व है किसका? कंपाउंड AB2 का, जिस पर AB2 और लिक्विड जो है वो साम्यावस्था में होते हैं। कंपाउंड AB2 डिसोसिएट हो जाता है एट D। किस प्रकार? AB2 से B निकलेगा ठोस अवस्था में और द्रव निकलेगा। इसी प्रकार सी जो है वो नॉन वेरिएंट है जिस पे सॉलिड ए, सॉलिड AB2 और लिक्विड्स हैं साम्यावस्था में होंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, ये यूटेक्टिक पॉइंट कहलाएगा। कर्व CD जो है उसको हम D' तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? ये सबमर्ज्ड मैक्सिमा है, दबा हुआ मैक्सिमा में है, जो कि प्रैक्टिस में प्रयोग करते हुए दिखाई नहीं देता। इसके उदाहरण है ए और बी। जरूरी नहीं है कि सिर्फ धातु हों, ये यौगिक भी हो सकते हैं। पिक्रिक एसिड बेंजीन सिस्टम ऐसा ही है। गोल्ड एंटीमनी, पिक्रिक एसिड और बेंजीन धातु यौगिकों का था, गोल्ड एंटीमनी एग्जाम्पल है जिसमें धातु आ रहे हैं। सोडियम पोटेशियम, सोडियम सल्फेट वाटर, सोडियम क्लोराइड वाटर, इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड और वाटर। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।